बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग, मैं श्रीमती रजनी अशोक कदम, दुर्गा देवी शर्मा उच्च प्राथमिक मराठी शाळा एल विभाग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुलभ भारती। बृहन्मुंबई महानगर पालिका अंतर्गत स्कूल बंद शिक्षा शुरू, इस अभियान अंतर्गत हम इस वर्चुअल क्लास में सुलभ भारती कक्षा 8वीं विषय हिंदी पढ़ेंगे। मैं आप बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग अंतर्गत सुलभ भारती कक्षा 8वीं विषय हिंदी और अध्यापिका है रजनी अशोक कदम। आज हम पढ़ेंगे कहानी लेखन। कहानी पढ़ना किसको अच्छा नहीं लगता? आप जब भी पढ़ाई करके कंटाल जाते हो, आप टीचर से कहते हो, टीचर कहानी लगा दो ना। या फिर अगर आपके यहाँ प्रोजेक्टर और वर्चुअल है होती है। माँ अपने बच्चों को कहानियों द्वारा ही संस्कार कराती है। उसे कैसे जीना है, कैसे सीखना है, कैसे बढ़ना है, यह सीख चित्रों के द्वारा। कहानी छोटे बच्चों को तो पढ़नी नहीं आती, माँ पढ़ती है। इसी तरह आपके जो मित्र रहते हैं, वो तो कहानी बनाने में इतने माहिर रहते हैं कि पूछो मत। उनके पास तो हमेशा एक कहानी रहती ही है ना? आपने तो इसका अनुभव किया होगा। तथा हमारा बचपन, पंचतंत्र की कहानियां, हर एक कहानियां सुनते सुनते गुजरा है, संस्कारित हुआ है और संवारा गया है। तो हमें संवारने में कहानी का हाथ बहुत है, जरूर सीखते हैं। तो कहानी लेखन में कहानी की एक परिभाषा होती है। किसी एक घटना के रोचक वर्णन को कहानी कहते हैं। लेखन की परिभाषा में जीवन की किसी एक घटना के रोचक वर्णन को कहानी कहते हैं। कहानी सुनने, पढ़ने और लिखने की एक लंबी परंपरा हर देश में रही है, क्योंकि यह मन को रमाती है, सबके लिए मनोरंजक होती है। कहानी सुनाना आबाल वृद्धों के लिए रुचि और आनंद का विषय होता है। कहानी लेखन विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति, नवनिर्मिति, सृजनता को प्रेरणा देता है। पहले कहानी शिक्षा और मनोरंजन के लिए लिखी जाती थी। आज इन दोनों स्थान पर कौतूहल जगाने के लिए जो कहानी सक्षम हो, वही सफल समझी जाती है। फिर भी मनोरंजन आज भी साधारण पाठकों की मांग है। कौतूहल और मनोरंजन से अधिक हम कहानियों में मनुष्य की नई संवेदनाओं की खोज करते हैं। जी हाँ, मनुष्य की नई संवेदनाओं की खोज भी आज की कहानियों में होती है। कहानी लेखन में निम्न बातों की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कौन सी है वो बातें? कहानी लेखन एक कला है, उसे सीखना है, अभ्यास करना है। इससे आप रोचक कहानियां लिख सकते हो। और ये लेखन करने के लिए नीचे दिए गए बातों पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे कि हर एक कहानी का शीर्षक, कहानी के मुद्दों का विस्तार और कहानी से प्राप्त सीख, प्रेरणा, संदेश, ये कहानी के अंग है। किसी भी कहानी को शीर्षक अवश्य होता है, उसके मुद्दों का विस्तार होता है और कहानी से हमें सीख और प्रेरणा जरूर मिलती है, और यही कहानी के अंग है। कहानी हमेशा भूतकाल में लिखी जाती है। कहानी भूतकाल में जैसे था,
एक था राजा, एक थी रानी, इस तरह से। कहानी के संवाद प्रसंगानुकूल वर्तमान या भविष्यकाल में हो सकते हैं, लेकिन पूरी कहानी भूतकाल में लिखी जाती है। इसी तरह हमें और एक ध्यान रखना है कि संवाद अवतरण चिन्ह में लिखना अपेक्षित है। जी हाँ, संवाद अवतरण चिन्ह में लिखना अपेक्षित रहता है। कहानी लेखन की शब्द सीमा 100 शब्दों तक हो तथा कहानी का शीर्षक लिखना बहुत जरूरी है। शीर्षक कैसे हो? छोटा हो, आकर्षक हो और अर्थपूर्ण और सारगर्भित होना चाहिए। यहां तक कि अगर कहानी कछुए की है तो शीर्षक में उसका जरूर उपयोग होना चाहिए, जैसे कि कछुआ और कौन? आपने पहचाना? जी हाँ, खरगोश। ये तो कहानी हमने अभी तक बहुत बार सुनी है। इसी तरह जब हम नाम लेते ही हम पहचान जाते हैं कि ये कछुए और खरगोश की कहानी है। इस तरह से आकर्षक, अर्थपूर्ण और सारगर्भित होना चाहिए। कहानी लेखन में कालानुक्रम, घटना, प्रवाह होना आवश्यक है। जी हाँ, जो आखिर में आने वाली चीज है वो अगर आपने शुरुआत में ही लिख दी तो कहानी रोचक बनेगी नहीं। अगर कहानी के बाद एक एक घटना के बाद अगली घटना में क्या होगा, अगली घटना में क्या होगा, अगली घटना में क्या होगा, यह हमें उत्सुकता निर्माण करने वाली घटनाक्रम होना चाहिए। कहानी हमेशा प्रवाहित होनी चाहिए, जैसे सुनते रहो कहानी को और अच्छा लगे आपको, इस तरह से कहानी होनी चाहिए। इसीलिए कहा है कहानी में कालानुक्रम, घटनाक्रम और प्रवाह होना आवश्यक है। घटनाएं श्रृंखलाबद्ध होनी चाहिए। इसी तरह कहानी में आवश्यक विराम चिन्हों का प्रयोग करना न भूलिए। अगर आप प्रश्न चिन्ह नहीं डालेंगे तो हम प्रश्न कैसे पूछेंगे, है ना? तो कहानी में वो प्रश्न चिन्ह अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो आपको प्रश्न चिन्ह डालना जरूर आवश्यक है। अगर कहानी में वाक्य में पूर्ण विराम आता है तो पूर्ण विराम डालना चाहिए, अर्धविराम आता है तो अर्धविराम डालना चाहिए। इसीलिए कहानी रोचक बनाने में, प्रभावित बनाने में विराम चिन्ह बहुत मायने रखते हैं। कहानी का लेखन करते समय अनुच्छेद बनाइए, शुरुआत, मध्य, आखिरी, इस तरह से कहानी के अनुच्छेद होने चाहिए, जिससे कहानी पढ़ने में भी हमें बहुत अच्छा लगता है। जितनी कहानी अच्छी दिखती है उतनी कहानी के शब्द प्रयोग, भाषा सरल हो तो कहानी अच्छी भी लगती है। तो अगला है कहानी का विस्तार करने के लिए उचित मुहावरे, कहावतें, सुवचन, पर्यायवाची शब्द आदि का प्रयोग करें। देखो बच्चों, हम तैयार होते हैं, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे जेवर डालते हैं, है ना? उसी तरह हमारी कहानी के जेवर है मुहावरे, कविता, कहावतें, सुवचन, पर्यायवाची शब्द। ये कहानी के क्या है? अलंकार है। इनसे कहानी सजती है, संवरती है और प्रभावित करती है। तो कहानी के विस्तार करने के लिए उचित मुहावरों का, कहावतों का, सुवचनों का, पर्यायवाची शब्दों का योग्य जगह, ना कि बहुत बारंबार, आवश्यकता अनुसार ही उनका प्रयोग होना चाहिए। कहानी का अधिकाधिक प्रसार होने के लिए विद्यार्थी इस ओर ध्यान दे कि कहानी लिखने का अभ्यास करना जरूरी है। परीक्षा फल अच्छे पाने के लिए कहानी लेखन उसमें एक बहुत आसान
लेकिन उतना ही आपको पसंद आने वाला प्रश्न हो सकता है। यह कब होगा? जब आप कहानी लेखन का अभ्यास करेंगे। इससे होता है कि आपकी सृजनात्मक शक्ति जगती है, आपकी शब्द भंडार बढ़ते हैं और आप अच्छा लिखने में बहुत उत्साहित प्रेरित हो जाते हैं। आपको लगता है कि आपको कहानी लिखनी चाहिए। इस तरह से अभ्यास न कि जीवन को बल्कि कहानी को भी संवारता है। तो अभ्यास करते करते कहानी का भी अभ्यास कीजिए, तो आपको परीक्षा भी अच्छी जाएगी। और जब आप में ये कहानी विस्तार करने की कुशलता आप जब हासिल करते हो, तो आपका बोलना, रहन सहन सब प्रभावित करने वाला बनता है। आपकी सृजनात्मक शक्ति के साथ आपको खुद को भी बहुत सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। कहानी लिखने का अभ्यास करने के लिए 4 विधियां हैं। उनमें से एक है कहानी की सहायता या आधार पर कहानी लिखना। कहानी की सहायता या आधार पर कहानी लिखना। यहाँ आधार दिया होता है और आपको कहानी का विस्तार करना रहता है। दूसरा है रूपरेखा के सहारे कहानी लिखना। आप रूपरेखा तैयार करते हो और उस हिसाब से आपको कहानी लिखते जाते हो। उसके बाद है अधूरी या अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना। इस तरीकों से भी कहानी होती है। अधूरी कहानी दी जाती है और आपको प्रश्न चिन्ह डालकर कहा जाता है कि आगे क्या होगा, तो आपको वो पूर्ण करना रहता है। इसके बाद चित्रों की सहायता से कहानी का अभ्यास करना। जी हाँ, चित्रों की सहायता से कहानी लेखन करना। इन 4 तरीकों से, विधियों से कहानी लेखन अभ्यास हो सकता है। कहानी की सहायता या आधार पर कहानी लिखना। जी हाँ, मूल कहानी और उसकी सहायता पर अपनी कहानी लिखना। लेकिन इसके लिए क्या करना है? मूल कहानी को ध्यान से पढ़कर कहानी लिखने का अभ्यास किया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि कहानी को खूब ध्यान से पढ़ा जाए, उसकी प्रमुख बातों को, चरित्रों को या घटनाओं को अलग अलग कागज पर संकेत के रूप में लिखा जाए। फिर अपनी भाषा में मूल कहानी को इस तरह लिखा जाए कि कोई भी महत्वपूर्ण बात या घटना या प्रसंग छूटने न पाए। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि मूल कहानी के आधार पर लिखी गई कहानी उससे अधिक बड़ी या लंबी ना हो। उससे छोटी हो सकती है, लेकिन अधिक बड़ी या लंबी ना हो। इस प्रकार कहानी लिखते समय छात्रों को अग्रंकित बातों को ध्यान रखना चाहिए। कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए, वो हम देखते हैं। पहले, कहानी का आरंभ आकर्षक ढंग से हो। जी हाँ, कहानी की सहायता या आधार पर कहानी लिखते वक्त कहानी का आरंभ ढंग आकर्षक हो। संवाद छोटे छोटे हो। बहुत लंबे संवाद ध्यान में नहीं रह जाते हैं। छोटे संवाद बहुत आगे की प्रेरणा देते हैं। इसी तरह कहानी का क्रमिक विकास हो। एक एक घटना का एक एक क्रमबद्ध विकास हो। एक घटना के बाद दूसरी घटना, दूसरी घटना के बाद तीसरी घटना, जो आगे हमें उत्कंठा बढ़ाए हमारी। इस तरह से कहानी का विकास होना चाहिए। उसका अंत भी स्वाभाविक हो। जी हाँ, पहले सुखांत होता था। सुखांत मतलब कहानी का अंत सबका भला, सबका आनंदवर्धक ऐसे होता था। लेकिन आजकल की कहानियों में कभी कभी दुखांत भी होता है, मतलब बुरा या ऐसे दुख देने वाला। कहानी का शीर्षक
मूल कहानी का शीर्षक होना चाहिए। जी हाँ, आप कहानी की सहायता या आधार पर कहानी लिखते हो तो शीर्षक मूल कहानी का ही होना चाहिए। भाषा सरल हो, यह सब बहुत बहुत मायने रखने वाली बात है ये, कि भाषा कैसी हो, सरल हो और बोधपूर्वक हो, सुबोध हो, ज्ञान जल्दी जल्दी हो जाए। इस तरह की कहानी की भाषा हो तो कहानी सुनने में, समझने में बहुत अच्छा लगता है। इस आधार पर आप कहानी लेखन का अभ्यास करिए, जैसे कि आकर्षक ढंग में शुरुआत हो, संवाद छोटे छोटे हो, क्रमिक विकसित हो जाने वाली कहानी हो, अंत भी स्वाभाविक हो, जो सही हो वो अंत हो, ना कि जानबूझकर आपने टेढ़ा मेढ़ा अर्थ तैयार किया हुआ हो, और मूल कहानी का ही शीर्षक आप उसे दें। इस तरह से जब आहिस्ता आहिस्ता आप अभ्यास करते जाओगे तो अपने आप सही सभी चीजें आपको बहुत आसान लगती जाएगी। आगे हम देखेंगे रूपरेखा के सहारे कहानी लिखना। रूपरेखा या दिए गए संकेतों के आधार पर कहानी लिखना कठिन भी है और सरल भी है। हमें लगता है कठिन या सरल, लेकिन कभी कभी कठिन भी हो सकता है। कठिन इसलिए कि संकेत अधूरे होते हैं, इसके लिए कल्पना और मानसिक व्यायाम करने की आवश्यकता पड़ती है। सरल इसलिए कि कहानी के संकेत पहले से दिए रहते हैं, यहाँ केवल कानापूरी करनी होती है। लेकिन इस प्रकार की कहानी लिखने के लिए कल्पना से अधिक काम लेना पड़ता है। ऐसी कहानी लिखने में वे ही छात्र अपनी क्षमता का परिचय दे सकते हैं जिनमें सृजनात्मक, कल्पनात्मक शक्ति अधिक होती है। इसके लिए छात्रों को संवेदनशील और कल्पना प्रवण होना चाहिए। एक बार दोहराती हूँ कि संकेतों के आधार पर कहानी लिखना सरल भी होता है और कठिन भी होता है। कठिन इसलिए कि कल्पना और मानसिक व्यायाम की आवश्यकता पड़ती है, और सरल इसलिए क्योंकि संकेत दिए रहते हैं तो आपको बस खाना पूरी करनी होती है। ऐसी कहानी लिखते वक्त छात्रों की सृजनात्मक और कल्पनात्मक शक्ति लगती है, जिससे उन्हें संवेदनशील और कल्पना प्रवण होना चाहिए। संकेतों के आधार पर जब हम कहानी लिखते हैं तो यहाँ एक उदाहरण देखते हैं। सोता हुआ शेर, चूहे की बदमाशी, शेर का गुस्सा, चूहे पर दया, शेर का जाल में फंसना, चूहे का मत करना और दोस्ती। इस कहानी को अगर संकेतों के आधार पर बहुत सही ढंग से विस्तार करके जाएंगे, जैसे सोता हुआ शेर, क्रमबद्ध चूहे की बदमाशी, शेर का गुस्सा, सब घटना क्रमबद्ध आई है, उसी तरह कहानी का विस्तार करना चाहिए। जैसे कि इस संकेतों पर आधार पर हमने कहानी देखनी है। अधूरी या अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना। अभी उसके लिए हम एक उदाहरण देखेंगे। छात्रों में कल्पना शक्ति जगाने के लिए ऐसी कहानी लिखने का अभ्यास कराया जाता है। जी हाँ, छात्रों की कल्पना शक्ति जगाने के लिए ऐसी कहानी लिखने का अभ्यास कराया जाता है। जो अधूरी या अपूर्ण है उसको पूरा करना है, और इसके लिए आवश्यक है कि अपूर्ण कहानी को ध्यान से पढ़ाया जाए, उसके क्रमों को समझाया जाए, उनमें परस्पर संबंध बनाते हुए सृजनात्मक कल्पना के सहारे अधूरी कहानी को पूरा करने का अभ्यास कराया जाए। अधूरी कहानी से पूरा करने के अभ्यास से आप में सृजनात्मक शक्ति बढ़ती है। अभी एक उदाहरण दिया है। कौवे ने गाना सुनने के लिए जो ही अपनी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से गिर गया। रोटी का टुकड़ा ले लोमड़ी हंस हंस खाने लगी और कौवा अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। अब अगर दूसरी बार कौवा मांस का टुकड़ा ले आए
तो लोमड़ी क्या करेगी? इस तरह से कहानी अधूरी दी है और आपको उसे पूरा करना है। तो इसमें आपके सृजनात्मक शक्ति का बहुत अच्छी तरह से विकास हो जाता है और जीवन और व्यक्तिमत्व संवारने में बहुत काम आता है। इस अपूर्ण कहानी को पूरा करें। यहाँ छात्र को कल्पना शक्ति के सहारे शेष कहानी को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। चित्रों की सहायता से कहानी का अभ्यास। चित्रों की सहायता से कहानी चित्र भाव या विचार को जगाते हैं। इनसे हमारी कल्पना शक्ति जगती है। छात्रों के भाव और कल्पना शक्ति को जगाने के लिए दिए गए चित्रों की सहायता से पूरी कहानी तैयार करने का अभ्यास कराया जाना चाहिए। और यह अभ्यास जब कराया जाता है तो बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है। अभी हमने जो कहानी एक सुनी थी उसी तरह से यह चित्र है कौवे का। उसके मुंह से एक टुकड़ा गिर चुका है, लोमड़ी ने वो हासिल किया है। तो इस घटना पर हमें क्या करना है? कहानी विस्तार से लिख सकते हैं। या फिर अगला, उसने पानी पीने की कोशिश की परंतु न पी सका। घड़े के आसपास छोटे छोटे कंकड़ थे। कौवे को एक उपाय सूझा। उसने अपनी चोंच से कंकड़ उठाकर घड़े में डालना शुरू किया। पानी धीरे